हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके टॉपिक को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यह है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके पहले जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं आप उसको जो है रिवीजन करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज ये हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, अगर देखें कि वो कब से कब तक था, तो जो मौर्य साम्राज्य है ये 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, कब तक था? तो 322 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और देखें अगर इसके बारे में कुछ, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और अगर देखें कि जो नंद वंश था, जब नंद वंश का पतन हुआ था तो उसके पश्चात मगध पर मौर्यों ने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, मौर्यों ने जो है अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो चलिए अब यहाँ पे जो दिया गया है इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मत दिए गए हैं। तो पहला लिखा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा गया है। विशाख दत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है? तो इसमें जो है इनको वृषल अथवा कुलहीन वर्ण का माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है कि जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी रचना है? तो एक तो हो जाएगा विशाख दत्त की। उसके बाद अगर ये पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है, तो वृषल वर्ण या फिर कुलहीन। ठीक है, और अगर अब ये पूछ दे कि किसमें ये बात कही गई है, तो मुद्रा राक्षस में। हेमचंद्र कृत जो है परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र बतलाया गया है? तो ये जो है मयूर पोषक की मुखिया की पुत्री का पुत्र। ठीक है, तो मयूर पोषक की मुखिया की पुत्री का पुत्र किसमें बताया गया है? तो हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है। ठीक है, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ जो रचना है और रचनाकार के नाम है ये तो एकदम याद होने चाहिए। ये कई बार मिलान में पूछ चुका है कूट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्षेमेंद्र कृत जो बृहत कथा मंजरी है तथा सोमदेव कृत जो कथा सरित सागर है, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति किस वर्ण से की गई है? तो इसमें जो है शूद्र वर्ण से की गई है। ठीक है, तो अगर देखेंगे शूद्र वर्ण से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति किस किस में माना गया है, तो एक तो कथा सरित सागर में और दूसरा जो है बृहत कथा मंजरी में। इसके जो रचनाकार हैं, तो बृहत कथा मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र हो जाएंगे और कथा सरित सागर के सोमदेव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ जो है महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बतलाया गया है? तो राजकुल का बतलाया गया है। राजकुल का बतलाया गया है किसमें? बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में विदेशी जो मत हैं उसको भी देख लेते हैं, कई बार पूछता है एग्जाम में कि किसने जो है क्या बताया है। तो एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में वर्णित की है? तो इन्होंने जो है एंड्रोकोट्स के रूप में पहचान वर्णित की है। तो नाम याद रखिएगा, किसने बोला है? एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में बताया है। विलियम जोन्स ने जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में वर्णित की है? तो इन्होंने सेंड्रोकोट्स के रूप में बताया है। ये सब पूछे हुए हैं एग्जाम में। सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने बताया है? तो विलियम जोन्स ने बताया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है सेंड्रोकोट्स तथा एंड्रोकोट्स नामों का तादाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने स्थापित किया था? तो विलियम जोन्स ने। अभी जो ऊपर देखे हैं यही वाली बात है। सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन या प्लूटार्क ने किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने जो है डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। डाकुओं का गिरोह चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन फिर भी देखते हैं, पढ़ने में तो आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम अपना विजय अभियान किस क्षेत्र से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने सिंध तथा पंजाब क्षेत्र से प्रारंभ किया था।
सिंध तथा पंजाब विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य किस क्षेत्र पर आक्रमण किए थे? तो जब सिंध और पंजाब पे जब विजय प्राप्त कर लिया था इन्होंने, विजय अभियान जो किया था, तो उसके बाद इन्होंने मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य किस नंद शासक को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये भी एक घनानंदी है। ठीक है। किस यूनानी इतिहासकार ने उल्लेख किया है कि सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था? तो ये है एप्पियानस ने। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्यूकस का नाम भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आगे देखते हैं। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष परास्त किया था? तो 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई थी उसकी शर्तें क्या क्या थी? तो उसके बारे में भी देखते हैं, क्योंकि ये जो शर्तें की गई हैं यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, देख लेते हैं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को आराकोसिया यानी कि कंधार, पेरोपनिसडाई यानी कि काबुल, एरिया यानी कि हेरात तथा जेड्रोसिया यानी कि मकरान तट प्रदेश दिए। ठीक है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। एपियानस तथा स्ट्रैबो ने ये विवरण दिया है। तो यहाँ से बन सकता है किसने बताया है? तो एपियानस तथा स्ट्रैबो ने। इस प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की संभावना को सर्वप्रथम विंसेंट स्मिथ ने लिपिबद्ध किया था। अगला जो पॉइंट है इसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी तरफ से 500 लड़ाकू हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए थे। तो 500 लड़ाकू हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक एक राजदूत को अराकोसिया यानी कंधार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था मेगस्थनीज। ठीक है, यहाँ पे नोट में कुछ बातें दी गई हैं। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी चंद्रगुप्त के सेल्यूकस से युद्ध तथा हेलेना से विवाह का विवरण मिलता है। तो ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस में भी जो हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, उसके बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। तो जस्टिन के विवरण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे संपूर्ण भारत की बात की गई है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि संपूर्ण भारत लिखा हुआ है तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, संपूर्ण भारत जो है उसके अधिकार में था। ये किसने बोला है? तो ये जस्टिन के हिसाब से ये विवरण दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक था। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक था। पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपरा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। नोट में देखते हैं क्या बातें हैं। स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। तो कौन सी सीमा थी? हिंदू कुश पर्वत भारत की जो है वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक ने इसे पैरोपेनिस अथवा इंडियन काकेशस कहा है। ठीक है, जो यूनानी लेखक हैं इसे पैरोपेनिसस तथा इंडियन काकेशस कहते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इनके साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट है उसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है अर्थशास्त्र की विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता देखने से पहले ये देख लेते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है ये क्या है। तो जो अर्थशास्त्र है इसकी जो रचना अगर हम लोग देखें तो कौटिल्य ने की थी। ठीक है, इसे जो है कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र को। और अगर थोड़ा सा बहुत हम लोग कौटिल्य के बारे में या फिर चाणक्य जो हैं उनके बारे में अगर देखें तो इनके जो दो अन्य नाम हैं ये भी पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो एक तो विष्णुगुप्त हो गया और दूसरा जो है चाणक्य हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इससे जो रिलेटेड बातें हैं अर्थशास्त्र में जो दी गई हैं, इसमें जो है मोस्टली जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है राजनीतिक नीतियों के संदर्भ में। नाम तो अर्थशास्त्र है इसका, ठीक है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी गई हैं ना वो राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखी गई हैं मोस्टली। तो इसमें जो लिखा गया उसको देखते हैं, इसकी जो विशेषता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में श्लोकों की जो संख्या है ये 4000 बतलाई गई है। प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रथम अधिकरण में जो है क्या दिया गया है,
राजस्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन। द्वितीय अधिकरण में अगर देखें तो नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना की गई है। तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरणों में दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख मिलता है। पंचम अधिकरण के अंतर्गत सम्राट के सभापदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि कौन से अधिकरण में क्या क्या दिया गया है। बाकी हम लोग देख लेते हैं जानकारी के लिए। तो यहाँ पे है कि छठे अधिकरण में अगर देखें तो राज्य के सप्तांगों, स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। अंतिम 9 अधिकरणों में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान तथा युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विविध विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है ये मुख्यतः शासन की व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित रचना है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे हो गई हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम लोग जो है मेगास्थनीज कृत जो इंडिका बुक है इसके बारे में देखते हैं। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि मेगास्थनीज जो है वो कौन था, और इसकी जो बुक है मेगास्थनीज की, ये इंडिका है, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, और एग्जाम में तो कई बार पूछा हुआ है इस बुक के बारे में। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है यूनानी राजदूत था, और किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा है। भारत में रहकर उसने जो देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका के अंश उद्धरण यूनानी रोमीय लेखक एरियन, स्ट्रैबो तथा प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्ग की बात की गई है, तो 7 वर्ग थे। दार्शनिक, कृषक, शिकारी यानी पशुपालक, व्यापारी यानी शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा सभासद। ठीक है, तो इतने जो वर्ग थे 7 वर्ग थे मेगास्थनीज के अनुसार। तो फ्रेंड्स ये पूछा हुआ है एग्जाम में, और पूछ भी सकता है कि कौन से वर्ग नहीं थे, या कई नाम दे देगा, कूट बना देगा कि इसमें से जो है कौन से वर्ग और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में उस टाइम पे थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस यानी कि शिव तथा हेराक्लीस यानी कि कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मेगास्थनीज के अनुसार जो भारतीय यूनानी देवता डियोनिसियस शिव तथा हेराक्लीस कृष्ण की पूजा करते थे। तो पाटलिपुत्र की विशेषता आप देखते हैं। पाटलिपुत्र बहुत ही फेमस था उस टाइम पे। तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार किया था कि यह 80 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया यानी 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 तोरण यानी कि द्वार तथा 570 बुर्ज थे। ठीक है, तो ये जो है पाटलिपुत्र की विशेषताएं बताई जा रही हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है इसमें, नगर का प्रबंध एक नगर परिषद द्वारा होता था जिसमें 5 सदस्यों वाली 6 समितियां कार्य करती थीं। ठीक है, नगर के मध्य में चंद्रगुप्त का विशाल राजप्रसाद स्थित था, नगर के मध्य में स्थित था। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तो ये जो इंडिका है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मौर्य साम्राज्य को अच्छे से जानने के लिए। उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी, उसके बारे में अच्छे से पता करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी गई हैं। तो इसमें लिखा गया है कि बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है ये इस पूनर महोदय को है। ठीक है, इस पूनर महोदय को है, तो नाम इनका याद रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो है खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। तो बिहार में जो पटना है यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में, ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है इंडिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ये सारे यहाँ पे एक जगह दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि जो इंडिका पुस्तक है ये किसकी है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका नाम है। इंडिका का लेखक कौन था, तो मेगास्थनीज था। वही बातें 2 बार करके दे गई हैं। कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो इंडिका हो गया। भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं, उसके कुछ संस्मरण किसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं, तो एरियन और डियोडोरस के वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं। प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था सबसे पहले। ये सबसे पहले आया था, इसलिए इसका नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित होती थी, जिसमें सदस्यों की कितनी संख्या होती थी, तो इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते थे। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं, तो टेसियस, डायोडोरस सेलुकस और स्ट्रैबो। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है, तो ये पांड्य राज्य का उल्लेख है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांड्य राज्य का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। ये दक्षिण भारतीय राज्य है जिसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी तो हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में और मेगास्थनीज जिनकी बुक इंडिका थी उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें थी उससे रिलेटेड। अब हम लोग जो है अशोक पे आ गए हैं। ठीक है, अशोक, इन्हें प्रियदर्शी भी बोलते हैं। तो इनका अगर टाइम पीरियड देखें तो 273 से 236 ईसा पूर्व तक का इनका समय था। 273 से 236। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं कई बार और पूछ भी सकते हैं। तो अशोक मगध साम्राज्य के सिंहासन पर कब आसीन हुआ, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो अशोक है अगर वो मगध साम्राज्य के सिंहासन पर जो जब बैठा था, आसीन हुआ था, तो टाइम क्या था, तो 273 ईसा पूर्व था। ठीक है, अशोक के सम्राट बनने के पश्चात कितने वर्षों बाद राज्याभिषेक हुआ था, तो 4 वर्ष के बाद जो है राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, तो ये क्या कहा गया है, एक तो देवनामप्रिय बोला गया है और दूसरा जो है देवानामप्रियदर्शी बोला गया है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है, दोनों नाम पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं अशोक से रिलेटेड जो बातें हैं। तो देवनामप्रिय यानी अशोक से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। तो अशोक को जो है देवनामप्रिय बोला गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय या फिर देखने में सुंदर। पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये अशोक वर्धन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ पे, पुराणों में किया गया है। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से ग्रंथ हैं, मतलब मुख्य स्रोत जो है कौन सा ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ से जो है अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के पिता का क्या नाम था, तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक की माता का क्या नाम था, तो ये जो है शुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी। तो ये ध्यान रखना है, इनकी माता का नाम और पिता का नाम क्या था। अगर अशोक का जन्म देखें कब हुआ था, तो ये जो है 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जो है अशोक का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, अशोक को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो चंडाशोक नाम से जाना जाता है, यानी निर्दयी अशोक बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरफ तो इनको देवनामप्रिय की भी उपाधि मिली है और चंडाशोक नाम की भी इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा की माता का क्या नाम था, तो महादेवी था। महादेवी, यानी इनके अशोक के जो पुत्र हैं महेंद्र है और पुत्री जो थी इनकी संघमित्रा थी। अशोक के पुत्र कुणाल की माता का क्या नाम था, तो पद्मावती नाम था इनका, पद्मावती। अशोक के अभिलेखों में उसकी किस पत्नी के नाम का उल्लेख मिलता है, तो कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, कारुवाकी का। रानी कारुवाकी के पुत्र का क्या नाम था, तो इनका नाम तीवर था इनका नाम। ठीक है, तो बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में उसके किस पुत्र के नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये तीवर का उल्लेख मिलता है।
कल्हड़-कृत जो राज तरंगिणी है, इसमें अशोक के किस पुत्र के नाम का विवरण मिलता है? तो जालौक का विवरण मिलता है, जालौक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी का जो टॉपिक है, अभी इसमें दिया गया है कि अशोक के साम्राज्य की सीमा अभिलेखों द्वारा। तो देखते हैं कि जो यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं, इसका वर्णन जो है किस अभिलेख में किया गया है। तो जो पश्चिमी सीमा है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, शेरकुना, लघमान शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, और उत्तरी सीमा के बारे में अगर देखें, हिमालय क्षेत्र जो है, तो ये जो है कालसी, देहरादून, कालसी शिलालेख तथा रुमिनदेई एवं निगलीवा के स्तंभलेखों से मिलता है ये जानकारी। नेक्स्ट है दक्षिणी सीमा, तो ये जो है ब्रह्मगिरी, मास्की, जटिंग, रामेश्वरम, सिद्धपुर लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। पश्चिमी और महाराष्ट्र जो है, इसके बारे में देखें तो सोपारा अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। गिरनार यानी गुजरात के बारे में अगर देखें तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ गया उड़ीसा क्षेत्र जो है, उड़ीसा क्षेत्र, इसके बारे में धौली, जौगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है जानकारी। नोट में कुछ बातें हैं कि अशोक के द्वितीय शिलालेख से अशोक के दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य थे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी। ठीक है, तो यानी कि अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है, उसमें जो है उससे जो है दक्षिणी सीमा पर जो स्थित राज्य थे उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, 13वें शिलालेख में जो है, 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची इस प्रकार मिलती है। यवन, कंबोज, गंधार, रठिक, भोजक, पीतिनिक, आंध्र, नाभक, नाभपत्ती, परिमिदस आदि जो है इसके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये थे अशोक के जो है इम्पोर्टेंट जितने शिलालेख थे उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं जो आगे की जानकारी है। अशोक के किस शिलालेख से धम्मदान की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जो 11वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा की गई है? तो 13वें शिलालेख में जो है धम्म विजय की चर्चा की गई है। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि धम्म विजय के बारे में किस में बोला गया है, तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक के। अब अशोक की जो धम्म यात्रा थी उसके बारे में देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अशोक के धम्म यात्रा का जो क्रम है, ये क्रम पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती जो है ये अशोक के धम्म यात्रा का क्रम है। ठीक है, तो पहले बोध गया हो गया, कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि दिव्यावदान तथा V.S. स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्रा का क्रम क्या है? तो अभी तो यहाँ जो अधिकांश इतिहासकार जो मानते हैं वो यहाँ पे यात्रा का क्रम दिया गया है। बाकी अगर दिव्यावदान में और V.S. स्मिथ जो हैं उनके अनुसार अगर देखें तो अशोक की जो धम्म यात्रा हुई थी उसका क्रम क्या था? तो सबसे पहले तो लुम्बिनी बताया गया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती तथा कुशीनगर। तो आपको ये दोनों याद रखना है। दोनों में से क्या पता एग्जाम में जो है कौन सा अरेंज करने के लिए आ जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो भेजे गए भिक्षु थे यानी महावंश, उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो धर्म प्रचारक हैं और एक तरफ देश। ठीक है, तो जो मज्झंतिक हैं ये कश्मीर तथा गंधार, महारक्षित जो है यवन देश, और मध्यम जो है ये हिमालय देश, धर्मरक्षित जो है ये अपरांतक, महाधर्मरक्षित जो है महाराष्ट्र, महादेव जो है ये महिष मंडल, मैसूर अथवा मांदता। ठीक है, ये लोग जो है यहाँ पे जा करके प्रचार किए थे। जो धर्म प्रचारक हैं, जो नाम उनके आगे दिया गया है, देश का जो नाम दिया गया है उसमें जा करके इन लोगों ने क्या किया था? प्रचार किया था। ठीक है, अब देखते हैं। अब बचे यहाँ पे रक्षित। तो जो रक्षित हैं इन्होंने बनवासी यानी उत्तरी कन्नड़ में ये गए थे प्रचार करने। सोन तथा उत्तर जो है ये सुवर्ण भूमि। ठीक है, महेंद्र तथा संघमित्रा जो है लंका गए थे। ये दोनों लोग वहाँ जाके जो है इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अभी जो है इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में, ताकि एक ही जगह आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मिल जाएं। तो यहाँ पे जो है
वृहद शिलालेख के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो वृहद शिलालेख है इसकी प्राप्ति स्थल कहाँ पे है, उसके बाद इसकी स्थिति कहाँ पे है और इसके खोजकर्ता कौन है और वर्ष क्या है। तो जो प्राप्ति स्थल है ये है शाहबाज गढ़ी, इसकी जो स्थिति है पेशावर पाकिस्तान में, और खोजकर्ता जो है जनरल कोर्ट है 1836 में। मानसेहरा जो शिलालेख है, मानसेहरा प्राप्ति स्थल है और इसकी जो स्थिति है हजारा यानी पाकिस्तान में है, और खोजकर्ता कनिंघम है 1889 में। कालसी जो है इसकी स्थिति अगर देखें कालसी शिलालेख का, तो ये देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड देहरादून में खोजा गया, इसकी जो स्थिति मिली है। और इसके जो खोजकर्ता हैं फॉरेस्ट हैं 1860 में। गिरनार जो है ये अगर देखें तो इसकी स्थिति जूनागढ़ यानी गुजरात में है, ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता हैं कर्नल टॉड हैं, 1822 में इन्होंने खोजा था। धौली यानी तोसली, इसकी जो स्थिति है पुरी यानी उड़ीसा में है, इसके खोजकर्ता किट्टो हैं और 1837 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे जौगढ़ यानी संपा, इसकी जो स्थिति है गंजाम में यानी उड़ीसा में है, और इसके खोजकर्ता हैं वाल्टर इलियट, और सन कौन सा है 1850। अब है एर्रगुडी जो है ये कर्नूल आंध्र प्रदेश में ये इसकी स्थिति मिली है, और इसके खोजकर्ता हैं अड़ू घोष 1829 में। सोपारा जो है इसकी स्थिति देखें तो पालघर पूर्व में थाना महाराष्ट्र, और इसके खोजकर्ता है भगवान लाल, और 1889 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पे जो है कुछ जो है शिलालेख दिए गए थे जो इम्पोर्टेंट शिलालेख थे उस टाइम के, और उसके जो है स्थिति कहाँ पे थी, खोजकर्ता कहाँ पे थे, हम लोग देख लिए। तो ये सब जितने जो शिलालेख यहाँ पे दिए गए हैं ना, जो प्राप्ति स्थल हैं, ये सब वृहद शिलालेख हैं, ठीक है, वृहद शिलालेख हैं। अब यहाँ पे कुछ लघु शिलालेख हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं। रूपनाथ ये जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये लघु शिलालेख है। गुर्जरा ये दतिया में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। सहसाराम बिहार में है। भाब्रू अगर देखें तो बैराट ये जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। भाब्रू ये भी पूछा हुआ है, गुर्जरा भी पूछा हुआ है एग्जाम में, सहसाराम भी पूछा हुआ है। मास्की ये जो है रायचूर कर्नाटक में स्थित है। ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग कर्नाटक में ये भी है। सिद्धपुर अगर देखें तो ये ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब है कि जटिंग रामेश्वर जो है ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, ये भी। एर्रगुडी जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। गोवीमठ मैसूर कर्नाटक में। पालकी गुंडू कर्नाटक में है। राजुल मंडगिरी कर्नूल कर्नाटक में है। और अहरौरा जो बचा है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अहरौरा मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे नोट में देखते हैं मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन से लेखों में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेत्तूर हो गया और उडेगोलम हो गया, ठीक है। तो ये जो है 4 जो लेख दिए गए हैं इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पे जो है सप्त स्तंभ लेख है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो जो सप्त स्तंभ लेख है ये सम्राट अशोक को वे राजाज्ञाएं अथवा प्रज्ञापन हैं जिनकी संख्या है और जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं, ठीक है। दिल्ली टोपरा यह जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी खिजराबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर गढ़ा हुआ था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो ये तो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसे जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि इसे जो है यहाँ पे नोट जो इसी के बारे में यहाँ पे कुछ बताई गई है बातें, उसको देख लेते हैं। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवाली की लाट, सुनारी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसका कुछ दूसरा नाम है, इसको भी यहाँ पे देख लिए हम लोग। इस स्तंभ लेख पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। तो ये भी ध्यान रखना है किसने इसका वाचन किया था सबसे पहले, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है दिल्ली मेरठ
यह भी पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया था। लौरिया अरराज देखें तो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है ये। और लौरिया नंदनगढ़ जो है ये भी चंपारण जिले में है। रामपुरवा जो है ये चंपारण में है, जो कि बिहार में पड़ता है। प्रयाग जो है यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के नाम से के किले में रखवाया गया था। पहले जो है कौशाम्बी में था, ठीक है, बाद में जो है अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारे जो है स्तंभ लेख थे, ठीक है, जितने यहाँ नाम दिए गए हैं। देख अब जो लघु स्तंभ लेख हैं उसके बारे में देखते हैं। लघु स्तंभ लेख, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें ही लघु स्तंभ लेख कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हैं और उनकी जो स्थिति क्या है, खोजकर्ता कौन है। और पहले तो प्राप्ति स्थल देखते हैं। जो लघु स्तंभ लेख पहले जो प्राप्ति स्थल में है यह है सांची। ठीक है, सांची की जो स्थिति है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, ये पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, और सारनाथ जो है इसकी स्थिति तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश का है। इसके खोजकर्ता हैं ऑरेल स्टाइन 1905 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी ये जो है इलाहाबाद के समीप इसकी स्थिति है और इसके खोजकर्ता है कैप्टन बर्ट 1834। ठीक है, रुक्मिनदेही अगर देखें तो ये नेपाल की तराई में स्थित है। इसकी जो स्थिति है रुक्मिनदेही की नेपाल की तराई में है और इसके जो खोजकर्ता हैं फ्यूरर हैं। और इसके कब हुआ था खोज, तो 1895। निगलीवा जो है ये देखें तो निगाली सागर नेपाल की तराई में स्थित है, ये भी इसके भी खोजकर्ता फ्यूरर हैं और 1895 में खोज की गई थी। नोट में जो बातें दी गई हैं उसको देखते हैं। सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं। तो किसमें ये बात की गई है, सांची और सारनाथ जो लघु स्तंभ लेख हैं उसमें जो अशोक हैं ये अपने महामात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्तंभ लेख में ये बात कही गई है। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों को रानी कारूबाकी ने दान दिया था, जिसके कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है, किसे, कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों को। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट फैक्ट जो है उसके बारे में देखते हैं। अब जो है हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों से हमें निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। तो जो अशोककालीन प्रांत है उसके नाम देखते हैं। तो पहला नाम है उदीच्चय। ठीक है, उत्तरापथ है, ये उत्तरापथ बोलते हैं उदीच्चय को। इस प्रांत की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी। तो राजधानी के नाम ध्यान रखना है कि उदीच्चय की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अवंती प्रांत के बारे में देखते हैं। तो जो अवंती प्रांत है इस प्रांत की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत जो है इस प्रांत की राजधानी तोसली थी। ठीक है, पूछा हुआ है कि कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी अगर देखें तो सुवर्णगिरी थी। ठीक है, सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या प्राची की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड क्या था उसे देखते हैं। तो जो केंद्र में था ये हो जाएगा सम्राट। प्रांत अगर देखें तो कुमार या आर्यपुत्र। ठीक है, जो बांटा गया स्तरीय खंड जो मौर्य प्रशासन का था उसके बारे में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। प्रांत जो था कुमार या आर्यपुत्र। ठीक है, केंद्र सम्राट। मंडल की बात अगर देखें तो प्रमुख अधिकारी जो होता था प्रदेष्टा या फिर प्रादेशिक होता था। और विषय जो था इसका जो अधिकारी होता था विषयपति या स्थानिक बोलते थे इसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे स्थानीय जो होता था ये 800 ग्रामों का समूह जो था उसे स्थानीय बोला जाता था। द्रोणमुख अगर देखें तो 400 ग्रामों का समूह होता था द्रोणमुख। खारवटिक जो है ये 200 ग्रामों का समूह होता था। संग्रहण जो है ये संग्रहण का अधिकारी गोप होता था। यह 10 ग्रामों का समूह था। जो संग्रहण है ये 10 ग्रामों का समूह था और इसका अगर जो अधिकारी होता था तो ये इसका अधिकारी गोप होता था। ग्राम जो है ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। तो ये पूछा हुआ एग्जाम में कई बार कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में कुछ बातें बताई गई हैं उसको देखते हैं। उपयुक्त प्रांतों में से उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र तथा
प्राच्य प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही विद्यमान थे। ठीक है, मौर्यकालीन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कभी कभी अन्य योग्य व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया जाता था। मोस्टली जो है राजकुल से संबंधित जो कुमार होते थे उन्हें ही प्रांतों के राज्यपाल बना दिया जाता था। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित तीर्थों के बारे में दिया गया है, तो उसे देख लेते हैं। एक तरफ तो तीर्थ है और उससे संबंधित जो विभाग है, तो मंत्री या पुरोहित तीर्थ जो है, इससे संबंधित जो विभाग थे ये प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, समाहर्ता जो है ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता कई बार पूछा हुआ है समाहर्ता के बारे में, ये राजस्व विभाग से संबंधित था। सन्निधाता जो है ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष। सेनापति जो है ये युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युद्ध विभाग का मंत्री होता था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं युवराज है। युवराज जो है ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा अगर देखें तो ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? प्रतिष्ठा। नायक जो है ये सेना का संचालक होता था, सेना का संचालक। कर्मांतिक जो है देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक जो है ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, व्यवहारिक। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष जो है ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो है ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान निरीक्षक होता था, दंडपाल। अंतपाल जो है ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अब दुर्गपाल देखते हैं। दुर्गपाल जो है ये देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक होता था। तो कुछ तो जो है नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसका काम क्या होगा, लेकिन कुछ जो है नाम तो अलग है और उसके जो कार्य हैं वो विपरीत थे। तो ऐसे नामों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही नामों को आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, जिससे कि आप पढ़ के ना बता पाएँ कि हाँ ये जो है किससे संबंधित है, उसको आपको याद ही करना होगा। जो नागरिक है ये देखें तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, नागरिक। प्रशासता जो है ये राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा आज्ञाओं को लिपिबद्ध कराने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अब दवारिक जो है ये राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था, दवारिक। अंतर्वंशिक जो है ये सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। आटविक अगर देखें तो ये वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, आटविक। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो है वर्णित अध्यक्ष के बारे में, जो अर्थशास्त्र में अध्यक्ष के बारे में वर्णित किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये देखेंगे तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें कई सारे मिलेंगे आपको। तो जो नया है उसको भी इसमें दिया गया है, वो उसके बारे में भी, जो नया नहीं है जो पूछा हुआ है एग्जाम में उसके बारे में भी दिया गया है। तो अगर आपसे कुछ नया भी क्वेश्चन बनता है तो अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप जो है हमेशा और लोगों से बढ़त में ही रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ तो अध्यक्ष है और एक तरफ जो है संबंधित विभाग है। ये सारी बातें अर्थशास्त्र में वर्णित हैं। ठीक है, जो पन्याध्यक्ष होता था ये इसका जो विभाग था ये व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, पन्याध्यक्ष। ठीक है, सुराध्यक्ष जो ये शराब व मदिरा का अध्यक्ष होता था। तो पन्याध्यक्ष तो पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, सूनाध्यक्ष देखें, एक तो सूराध्यक्ष हो गया, ये शराब व मदिरा का अध्यक्ष था। यहाँ पे सूनाध्यक्ष है, तो सूनाध्यक्ष जो है ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। और गणिकाध्यक्ष अगर देखें तो ये जो है वेश्याओं का निरीक्षक होता था, गणिकाध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो है ये पूछा हुआ है कई बार, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष जो है ये वन संपदा का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष जो है देखें अगर तो ये कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये आकराध्यक्ष, आकराध्यक्ष जो है ये देखें तो खानों का अध्यक्ष होता था। कोष्ठागाराध्यक्ष जो है ये कोष्ठागार का अध्यक्ष होता था। आयुधगाराध्यक्ष जो था ये आयुधगार का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष जो है ये चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष जो है धातु विभाग का अध्यक्ष था। लवड़ाध्यक्ष जो है ये नमक अधिकारी था। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष जो है टकसाल का अध्यक्ष था। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष था। गो अध्यक्ष जो है पशुधन विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, तो यहाँ तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि कौन जो है किसका अध्यक्ष होगा। अब देखते हैं
पौतवाध्यक्ष जो है ये पूछा हुआ है, पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष जो है पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जो है ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष था, ये भी पूछा हुआ है विविताध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का। मानाध्यक्ष जो है ये दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था। ठीक है, अब देखते हैं जो बचे हुए हैं, यह है अक्षपटलाध्यक्ष। ठीक है, अक्षपटलाध्यक्ष ये जो है महालेखा विभाग का अध्यक्ष था। अब यह हस्त्याध्यक्ष ये हाथियों का अध्यक्ष था। हस्त्याध्यक्ष जो है हाथियों का अध्यक्ष था। तो ये हो गए अध्यक्ष जो थे उनके बारे में। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे एक दो बचे हुए हैं उसे भी देखते हैं। अश्वाध्यक्ष देखें तो घोड़ों का अध्यक्ष हो गया। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष हो गया। नोट में बात दी गई है कि अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है किसने बोला है, यूनानी लेखकों ने। किसे बोला है, तो अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक जो लंबी सूची मिलती है इन्हीं को बोला है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, अब देखते हैं कि अशोक के जो प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पदाधिकारी के बारे में भी पूछता है एग्जाम में। तो एक तरफ तो अधिकारी है और उसके दूसरे जो है उसका जो कार्य है यहाँ पे उसको देख लेते हैं। कार्य जो है, तो जो अधिकारी है इसका अगर देखें युक्त अधिकारी, इसका जो कार्य होता था ये जिले में राजस्व वसूल करने तथा उसका लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था, युक्त। तो ये याद रखना है क्योंकि इसका नाम और जो है कार्य दोनों बिल्कुल अलग अलग दिए गए हैं। रज्जुक जो है यानी राजुक, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में। तो ये रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जो आधुनिक जिलाधिकारी हैं उनके जैसी थी इनकी स्थिति, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था। राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त था इन्हें। अब आ गया प्रादेशिक। जो प्रादेशिक है ये मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। ठीक है, संभागीय आयुक्त जैसा था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है धम्म महामात्र। ठीक है, इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्मदान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो कब की थी, 13वें वर्ष में की थी। ठीक है, यहाँ पे स्त्राध्यक्ष है, ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, स्त्राध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रजभूमिक जो है, ब्रजभूमिक ये पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था, ब्रजभूमिक। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तो ये नाम याद रखना है। जो अशोक का जो तीसरा शिलालेख था, तृतीय शिलालेख, इसमें जो है 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। आगे देखते हैं। इस टाइम पे कुछ सैन्य समितियां बनाई गई थी। ठीक है, सैन्य समितियां बनाई गई थी और उसके कार्यों को उसमें विभाजित कर दिया गया था। तो जो प्रथम समिति बनाई गई थी इसमें जो है जल सेना की व्यवस्था की गई थी और द्वितीय समिति में अगर देखें तो यातायात एवं रसद की व्यवस्था की गई थी। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की देखरेख की व्यवस्था की गई थी। चतुर्थ समिति में अश्वारोही सेना की व्यवस्था की गई थी। पंचम समिति में जो है गज सेना की व्यवस्था की गई थी और छठी समिति में रथ सेना की व्यवस्था की गई थी। तो काफ़ी जो है सुव्यवस्थित रूप से सैन्य समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और उनके जो है कार्य अपना अलग अलग बांट दिए गए थे। चलते हैं अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी कर चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक आ गए हैं ये है मौर्य न्यायालय। तो मौर्य न्यायालय के बारे में देखते हैं। एक तरफ न्यायालय दिया गया है और एक तरफ न्यायाधीश दिए गए हैं। तो जो धर्मस्थीय है यानी दीवानी न्यायालय जो है ये इसके जो न्यायाधीश थे व्यावहारिक बोले जाते थे। ठीक है, और कंटक शोधन यानी फौजदारी जो न्यायालय था इसके जो न्यायाधीश थे प्रदेष्टा थे। ठीक है, प्रदेष्टा। तो ये दोनों नाम याद रखना है। नगर व्यवहारिक यानी नगर व्यूहालक नगर का न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र में इसे पौर व्यवहारक कहा गया है। मेगास्थनीकृत इंडिका में एग्रोनोमेई को जिलाधिकारी कहा जाता था तथा नगर अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि एग्रोनोमेई और एस्ट्रोनोमोई जो है किससे संबंधित हैं। तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे नोट में कुछ बातें दी गई हैं।
ग्राम सभा का न्यायिक कार्य प्रणाली करता था। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा का न्यायिक कार्य प्रणाली करता, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राम सभा का न्यायिक कार्य जो है ग्रामीणी करता था, ठीक है। न्यायिक कार्य कौन करता था? ग्रामीणी करता था। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय एवं जनपद न्यायालय होते थे। गुप्तचर व्यवस्था अगर हम लोग देखें मौर्य काल के बारे में, तो यहाँ पे उसके बारे में भी दिया गया है, देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे महामार्त्यापसर्प बोला गया था, ठीक है। नाम भी बड़ा इन लोगों का अजीब होता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि गूढ़ पुरुष कौन था। तो एक तरह से ये गुप्तचर होते थे, ठीक है, गुप्तचर, और इन्हें अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष बोला गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, एक तो संस्था और एक जो है संचरा। तो जो संस्था गुप्तचर हैं ये जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, और संचरा में भ्रमण करके गुप्तचारी करते थे। भ्रमण करके वेश बदल के अपना जो है लोगों के बीच में रहते थे और वहाँ से जो है स्थिति का जायजा लेते थे, ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचर के अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में रक्षण कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस भी उस टाइम पे थी अपराधों की रोकथाम के लिए। बस ये है कि उस टाइम पे जो पुलिस थी उसे रक्षण बोलते थे। यूनानी लेखकों द्वारा गुप्तचरों को निरीक्षक तथा ओवरसियर्स कहा गया है। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछी दे कि ओवरसियर्स जो है किसे बोला गया है, तो ये गुप्तचरों को बोला गया है यूनानी लेखकों के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है मौर्य काल से संबंधित जो प्रमुख कर थे उसके बारे में देखते हैं। ये जो प्रमुख कर हैं मौर्य काल के, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आयोग के लिए, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो देख लेते हैं। जो कर है पहले उसका नाम देखते हैं। यहाँ पे कर के नाम दिए गए हैं और एक तरफ संबंधित विषय दिया गया है। तो जो सीता कर है ये किससे संबंधित है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय उससे संबंधित है सीता कर। भाग अगर देखें, भाग कर जो है ये उपज का हिस्सा कृषक से ये संबंधित है, ठीक है। भाग जो है उपज का हिस्सा से संबंधित विषय है। और हिरण्य अगर देखें, हिरण्य कर जो था ये नकद कर था, ठीक है, नकद कर। बलि जो है यह भी राजस्व कर था। बलि ये भी देखिए पूछा हुआ है, बलि, हिरण्य, ये सब पूछे हुए एग्जाम में। सेतु बंधु जो है ये सिंचाई प्रबंध के लिए लिया जाने वाला कर था। अगर विष्टि देखें तो ये जो है निःशुल्क श्रम बेगार से संबंधित कर था। प्रलय जो है ये आपातकालीन कर था, आपातकालीन। तो देखिए यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है कि आपातकालीन कर कौन सा था? तो प्रलय था, या फिर प्रलय के बारे में पूछ लिए किससे संबंधित था, तो आपातकालीन कर से संबंधित था। प्रवेश्य जो है ये आयात कर से संबंधित था, ये आयात कर था प्रवेश्य। निष्क्राम्य जो है ये निर्यात कर था। तो प्रवेश्य और निष्क्राम्य ये नाम याद रखिए, आयात कर और निर्यात कर इसके जो संबंधित विषय थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि चर्म उद्योग भी उन्नति स्थिति में था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख करता है, ठीक है। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख करता है। मौर्य काल का जो प्रमुख व्यापारिक संगठन है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो श्रेणी है ये शिल्पियों का संगठन था, श्रेणी। निगम जो है ये व्यापारियों का संगठन था। संघ जो है ये देनदारों या महाजनों का संगठन था। और सार्थवा जो है ये व्यापारियों की कारवां का प्रमुख होता था। तो ये जो नाम दिए गए हैं ना, और उसके बारे में जो दिया गया है किससे संबंधित था, ये सब पूछे हुए एग्जाम में, ये मिलान करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके सामने सामने सीधे लिख दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके जरूर मिलेंगे, ठीक है। विशेष तथ्य जो है कुछ देख लेते हैं। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार 15% ब्याज दर लिया जाता था। तो ये ध्यान रखना है कि मौर्य काल में जो है अर्थशास्त्र जो बुक थी उसके अनुसार जो है 15% ब्याज दर लिया जाता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। महाश्रेष्ठी किसे बोलते थे? तो श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी बोलते थे। चलते हैं अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है मौर्यकालीन व्यापारिक मार्ग के बारे में दिया गया है। तो जो प्रथम मार्ग था यानी उत्तरापथ, ये जो है ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में
पुष्कलावती तक जाता था। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गया, काशी, प्रयाग जैसे नगर अवस्थित थे। ठीक है, प्रथम मार्ग पर। दूसरा मार्ग जो था ये पश्चिम में पाटल से, पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग में मिलता था। तीसरा मार्ग जो है दक्षिण में प्रतिष्ठान से, उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। ठीक है, तो जो व्यापारिक मार्ग है उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। अभी जो चौथा मार्ग था ये व्यापारिक मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे है कि मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था। अब मौर्यकालीन जो मुद्रा व्यवस्था है इसे देखते हैं। ये तो किसी भी काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था होती है मुद्रा व्यवस्था, जिसके हिसाब से ही पूरी शासन व्यवस्था चलती है। ठीक है, मुद्रा व्यवस्था देखते हैं। इसमें है कि मौर्य काल में व्यापार व्यवसाय किस माध्यम से किया जाता था, तो ये सिक्कों के माध्यम से किया जाता था, सिक्कों के माध्यम से। मौर्य काल में सिक्के किस धातु से बनते थे, तो सोना, चांदी एवं तांबे तीनों से बनते थे। ठीक है, यहाँ पे मौर्यकालीन जो मुद्राएं थी प्रमुख उसके बारे में देखते हैं। पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो एक तरफ मुद्रा है, एक तरफ धातु है। तो निष्क एवं जो सुवर्ण है ये सोना से संबंधित है। तो सुवर्ण अगर आएगा तो सोना पता चल जाएगा, लेकिन जो निष्क है ये भी ध्यान रखना है कि सोना से संबंधित है। बाकी जो कारशापड़ है, पड़ है, धरण है, ये दोनों जो है चांदी से संबंधित है। तो इसका नाम ध्यान रखना है कि कारशापड़, पड़ और धरण ये दोनों जो है चांदी से संबंधित हैं तीनों। माशक एवं काकड़ी ये दोनों जो है तांबा से संबंधित हैं, माशक एवं काकड़ी। तो ये जो है कूट में पूछ सकता है कि इसमें से एक तरफ मुद्रा दे देगा और एक तरफ जो है धातुएं दे देगा। ठीक है, तो अगर कारशापड़ दे दिया, माशक, निष्क, तो इस तरह से अगर पता रहेगा, पढ़े हुए हैं तो ये जो है सही हो जाएंगे। नोट में है कि मौर्यों की प्रधान राजकीय मुद्रा जो थी ये पड़ थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौर्यों की प्रधान राजकीय मुद्रा थी वो क्या थी, पड़ थी। ठीक है, पड़ अगर देखें तो ये चांदी की मुद्रा है। ठीक है, चांदी की। चलते हैं अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग जो है मौर्य काल में अगर देखें तो स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं कि उस टाइम की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति कैसी थी। तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी अगर पूछे तो अच्छी थी। ठीक है, मौर्य काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी तथा वे विवाह, विच्छेद, तलाक कर सकती थी। यानी कि स्थिति जो है उनकी अच्छी थी, इनको भी अधिकार दिए गए थे। ठीक है, यूनानी विवरणों से पता चलता है कि स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थीं। अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असूर्य पश्या यानी सूर्य को न देखने वाली, अवरोधन तथा अंतःपुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो है स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है और इसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में किया गया है। संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थीं। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है, अनिष्कासिनी कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। मौर्यकालीन कला को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो दो भागों में, राजकीय कला, दरबारी कला। ठीक है, राजकीय कला जो थी इसे दरबारी कला भी बोलते थे। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा, विहार, स्तूप। दूसरा है लोक कला। इसके अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया जैसे यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियां तथा मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य युगीन स्थापत्य की विशेषता देखते हैं। मौर्य युगीन स्थापत्य की विशेषता, तो निर्माण कार्य में पत्थरों को तराश कर प्रयोग किया जाता था। लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग किया जाता था। चमकदार पॉलिश यानी ओप, पॉलिश को ओप बोलते थे, इसका प्रयोग किया जाता था। राजप्रसाद में लकड़ी का विशेष प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे जो परखम है यानी मथुरा उत्तर प्रदेश में से यक्ष की मूर्ति मौर्य कला का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, परखम से यक्ष की मूर्ति मौर्य कला का विशिष्ट उदाहरण है जो परखम से मिला हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जो मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर आकृतियाँ जो उकेरी जाती थी उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी आकृतियाँ जो है उकेरी जाती थी। तो बसाड़ सिंह शीर्ष स्तंभ, बसाड़ जो है सिंह शीर्ष स्तंभ था। संकिशा जो है गज शीर्ष स्तंभ था। रामपुरवा जो है वृषभ शीर्ष स्तंभ था और लौरिया जो है नंदनगढ़ ये सिंह शीर्ष स्तंभ था। लौरिया नंदनगढ़ जो है ये सिंह शीर्ष स्तंभ था। रामपुरवा जो है सिंह शीर्ष स्तंभ था। सांची ये जो है
चतुर्सिंह शीर्ष स्तंभ था और सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ था। तो ये हम लोग कुछ जो है मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर जो आकृतियाँ उकेरी जाती थी उसके बारे में भी देख लिए यहाँ पे। चलते हैं अब आगे, जो आगे का टॉपिक है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पे जो परवर्ती मौर्य सम्राट थे उसके बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आज कंप्लीट हो जाएंगी प्रॉपर। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार बस अगर इसको देख लेंगे आप तो यहाँ से मौर्य साम्राज्य आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको कई बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जो परवर्ती मौर्य सम्राट है ये 236 से 184 ईसा पूर्व तक था। ये अशोक की मृत्यु अगर देखें तो 237 से 36 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसके बाद का मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण है। विभिन्न स्रोतों से मौर्य वंश के 9 या 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। तो देख लेते हैं जो राजाओं के नाम हैं उनके बारे में। तो एक तरफ तो जो है पुराणों के अनुसार बताए गए हैं नाम और एक तरफ जो है दिव्यावदान के अनुसार बताए गए हैं नाम। तो पुराणों के अनुसार जो है कुणाल हो गए, बंधुपालित यानी कुणाल का पुत्र, इंद्रपालित ये बंधुपालित का भाई था, दशोन जो है ये बंधुपालित का पौत्र था, और दशरथ देखें अगर तो ये अशोक का पुत्र था दशरथ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आप लोग। अब यहाँ पे संप्रति जो है, संप्रति ये भी जो है दशरथ का पुत्र था। दशरथ जो है अशोक के पुत्र थे और संप्रति जो है दशरथ का पुत्र था। शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष देवधर्मन का पुत्र था ये, और उसके बाद है वृहद्रथ, ठीक है, वृहद्रथ। तो ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे ये जो है पुराणों के अनुसार जो है ये नाम थे, जो राजा थे पुराणों के अनुसार कौन कौन से राजा थे तो उसका नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दिव्यावदान के अनुसार देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा हुए। तो कुणाल संपदी कुणाल का पुत्र था, बृहस्पति यानी संपदी का पुत्र था, वृषसेन ये बृहस्पति का पुत्र था। उसके बाद पुण्यधर्मन जो है ये वृषसेन का पुत्र था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पुण्यमित्र हो गया, पुण्यमित्र जो है ये पुण्यधर्मन का पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पुराणों के अनुसार और दिव्यावदान के अनुसार कि कौन कौन से जो है अशोक के बाद जो मौर्य वंश का के जो राजा हुए कौन कौन से हुए तो उनके नाम हो गए। अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो है फैक्ट दिए गए हैं जो पूछे हुए एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। किस परवर्ती मौर्य शासक को जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है? तो ये जो है दशरथ को कहा गया है, ठीक है। परवर्ती सम्राट दशरथ ने किस स्थान पर आजीविकों के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थी? तो नागार्जुनी पहाड़ी पर करवाया था, गया जनपद बिहार में। तो ये पूछा हुआ है कि पहले तो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो परवर्ती सम्राट दशरथ के द्वारा आजीविकों के लिए, ठीक है, आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर जो है गुफाएं निर्मित करवाई गई थी। परवर्ती मौर्य सम्राट शालीशुक की उपाधि क्या थी? तो ये थी सुभगसेन। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक किसे बतलाया गया है? तो वृहद्रथ, पूछा हुआ है कई बार। आगे देखते हैं जो आगे का जो यहाँ पे दिया गया है। किस परवर्ती मौर्य सम्राट को प्रज्ञा दुर्बल यानी बुद्धिहीन शासक कहा गया है? तो वृहद्रथ को कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की किस वर्ष हत्या कर मौर्य वंश का अंत कर दिया था? तो 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ था तो उसके मुख्य कारण क्या क्या थे। तो पहला तो था अयोग्य तथा निर्बल अधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, ठीक है। आगे देखते हैं और भी क्या पतन के कारण थे। तो आगे के जो कारण थे आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक लाइन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। तो फ्रेंड्स ये जो है आज मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जुड़ जाइए उससे, क्योंकि उसमें भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जो है उसमें शेयर किए जाते हैं। करंट अफेयर वगैरह से रिलेटेड जो बातें होती है उसको उसमें भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये सब वीडियोस भी वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना प्यार पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।